अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके MHI 108 के एग्जाम में इसी सेशन से ज्यादातर क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो शायद आप तुरंत यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात काफी हद तक सच है। इसलिए इस सेशन को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। तो इस सेशन को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। अब चलिए बिना समय की बर्बादी करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरणीय इतिहास लेखन के अंतर विषयक या अंतः विषयक चरित्र पर टिप्पणी कीजिए। अब बात आ जाती है ये अंतर विषयक या अंतः विषयक क्या है। तो ये क्या होता है? ये होता है कई सारे सब्जेक्ट को एक साथ मिला करके उसको फिर स्टडी करना, वो क्या कहलाएगा? अंतर विषयक या फिर अंतः विषयक। ठीक है। देखिए, अगर हमें सिर्फ जानना हो कि किसी राजा ने कौन सी लड़ाई जीती, तो केवल हिस्ट्री पढ़ना काफी रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर हमें ये समझना हो कि जंगल क्यों कटे, नदियां क्यों सूखने लगी, जलवायु परिवर्तन कैसे बढ़ा, तो सिर्फ हिस्ट्री काफी नहीं होगी। तब हमको ज्योग्राफी भी चाहिए रहेगी, साइंस भी चाहिए रहेगी, इकोनॉमिक्स भी चाहिए रहेगी और सोशियोलॉजी भी चाहिए रहेगी। यही कारण है पर्यावरणीय इतिहास को अंतः विषयक कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स की नीड पड़ती है। अब बात आ जाती है कि पर्यावरणीय इतिहास क्या है। तो देखो, मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का जो इतिहास है, ठीक है, मानव और प्रकृति के बीच के जो संबंधों का इतिहास है, वो क्या कहलाता है? पर्यावरणीय इतिहास। यानी कि समय के साथ मनुष्य ने प्रकृति का उपयोग कैसे किया, उसका शोषण कैसे किया और प्रकृति ने मानव को कैसे प्रभावित किया। एग्जाम्पल के लिए देखो, जंगल कटे तो बारिश कम हुई, उद्योग बढ़ी, इंडस्ट्री बढ़ी तो पोल्यूशन भी बढ़ा, नदियों पर बांध बने तो लोगों का जीवन बदला, क्योंकि उधर से उनको माइग्रेट करना पड़ा। तो इन्हीं सारी चीजों का अध्ययन कौन करता है? पर्यावरणीय इतिहास। अब आ जाता है आपका मेन पॉइंट, अंतर विषयक चरित्र। तो सबसे पहले आप अंतर विषयक का अर्थ जानो। एक से अधिक सब्जेक्ट जब मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है? अंतर विषयक चरित्र। देखिए, जो आपकी ये पर्यावरणीय इतिहास है, ये अकेले हिस्ट्री से नहीं समझा जा सकता। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकृति भी है, इसमें समाज भी है, विज्ञान भी है, अर्थव्यवस्था भी है, राजनीति भी है। इसलिए कई सारे सब्जेक्ट मिलकर हमें इसको समझाते हैं। अब आ जाता है पर्यावरणीय इतिहास में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की भूमिका। सबसे पहले इसमें पॉइंट आ जाता है आपका इतिहास। तो देखो, ये इतिहास हमें पर्यावरणीय जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का हमें टाइम पीरियड देता है एग्जैक्ट। ठीक है, कि हाँ भाई, ये वाला परिवर्तन तब हुआ था, ये वाला परिवर्तन तब हुआ था। जैसे कि देखो, भूमि का उपयोग कैसे हुआ उस समय पर, वनों की कटाई कैसे कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, ये सारी बातें हमें बताएगा। कृषि का विकास कैसे हुआ, ठीक है, औद्योगिकरण कब हुआ, क्यों हुआ, किसने करवाया, ये सारी चीजें हमें ये प्रदान करता है। पूरी क्रोनोलॉजी हमको बता देता है इतिहास। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आ जाता है भूगोल। तो देखो, भूगोल हमें बताता है कि कौन सा क्षेत्र पहाड़ी है, कहाँ नदी है, कहाँ रेगिस्तान है, जलवायु कैसा है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जो गंगा नदी वाला क्षेत्र था, उसके किनारे उपजाऊ भूमि थी। ठीक है, इसलिए वहां पर सभ्यताएं विकसित हुई। तो देखो, हमें पर्यावरणीय इतिहास को समझने के लिए ज्योग्राफी भी पढ़ना जरूरी है। ये भी हमें उसमें हेल्प करेगा उसकी स्टडी में। अगला सब्जेक्ट आ जाता है पर्यावरण विज्ञान। तो देखो, पर्यावरण विज्ञान हमको बताता है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है, जैव विविधता क्या है, पोल्यूशन का प्रभाव क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर देखो, जंगल कटते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं जाते, बल्कि जो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस होता है प्रकृति का, वो बिगड़ जाता है। तो ये जो प्रभाव प्रकृति के ऊपर पड़ते हैं, ये हमें कौन सा सब्जेक्ट समझाता है? ये हमें समझाता है पर्यावरण विज्ञान। तो हमको ये भी पढ़ना आवश्यक है पर्यावरणीय इतिहास में। अगला सब्जेक्ट आ जाता है अर्थशास्त्र। तो देखो, अर्थशास्त्र हमको समझाता है कि मनुष्य संसाधनों का जो उपयोग है, वो अपने फायदे
और उत्पादन के लिए कैसे-कैसे करता है, किस तरह से करता है। देखो एग्जाम्पल के लिए जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जंगलों को किस चीज़ के लिए काटा था? रेलवे स्लीपर्स के लिए और उद्योगों के लिए। अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया ना। अब ये ब्रिटिशर्स भी मनुष्य थे तो इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इसको यूज़ करा प्रकृति को। तो ये क्या था? ये था प्रकृति का आर्थिक शोषण। तो हमें ये वाला सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा पर्यावरणीय इतिहास के लिए। अगले सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं मानव शास्त्र और समाज शास्त्र। तो देखो ये दोनों सब्जेक्ट हमको बताते हैं कि आदिवासी कैसे रहते थे, ग्रामीण समाज प्रकृति के साथ कैसे जुड़ा था, लोगों के जो ट्रेडिशंस थे, जो उनकी परंपराएं थी, वो क्या-क्या थीं। एग्जाम्पल के लिए देखो जो कई सारी जनजातीय समुदाय थे, वो जंगल को अपनी माता मानते थे और उसका लिमिटेड रूप से यूज़ किया करते थे। कांतारा तो आप सबने देखी ही होगी, वैसा ही कुछ, ठीक है? यानी कि जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ थीं, इनका जो रिलेशनशिप था नेचर के साथ वो कैसा था? इमोशनल था और कल्चरल भी था। लास्ट आपका आ जाता है राजनीति एवं नीति। तो ये दोनों चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, क्यों? देखो क्योंकि सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे कि पर्यावरण नीतियाँ, वन कानून, वन संरक्षण कानून, ठीक है? तो ये सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं, ये पर्यावरण और समाज दोनों को प्रभावित करती हैं। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, ये सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर तब पर्यावरणीय इतिहास को समझा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ने की ज़रूरत क्यों है? देखो क्योंकि इससे हमें पर्यावरण की एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है, इसलिए जोड़ना ज़रूरी है। सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमको आधी जानकारी मिलेगी, लेकिन जब हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा इन सबको मिलाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, जो जैव विविधता है वो क्यों खत्म हो रही है और फ्यूचर में सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो देखो पर्यावरणीय इतिहास का सबसे बड़ा गुण क्या है? इसका अंतःविषयक चरित्र इसका सबसे बड़ा गुण है। ये केवल मानव का इतिहास हमको नहीं बताता, बल्कि मानव और प्रकृति के संबंधों को भी हमको समझाता है। इसलिए इसमें कई सब्जेक्ट्स का सहयोग आवश्यक होता है। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। भौतिक संस्कृति पर्यावरणीय इतिहास के पुनर्निर्माण में कैसे सहायक है, मूल्यांकन कीजिए। देखिए इमेजिन करो, अगर हमें जानना हो कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, खेती कैसे करते थे, पानी कैसे बचाते थे, तो क्या हमारे पास उनकी वीडियोस होंगी? नहीं ना। क्या हर चीज़ लिखित रूप में हमको मिलेगी? नहीं, वो भी नहीं मिलेंगी। तो फिर ये जो इतिहासकार हैं, इनको ये सब कैसे पता चलता है? तो इसका जवाब है भौतिक संस्कृति, यानी कि मटीरियल कल्चर। पुराने औजार, बर्तन, मकान, कुएँ, कृषि उपकरण, सड़कें, जल संरचनाएँ, ये सब हमें बताते हैं कि पुराने समय में जो मनुष्य था और प्रकृति थी उसके बीच संबंध कैसा था। अब बात आ जाती है भौतिक संस्कृति क्या है? तो देखो भौतिक संस्कृति का अर्थ होता है मनुष्य द्वारा बनाई गई जो भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे कि औजार, घर, कृषि उपकरण, जल संरचनाएं, बर्तन, सड़कें, बांध, हथियार। ये केवल एक वस्तु मात्र नहीं है कि हाँ भाई एक सामान है, मेरी पेंसिल पड़ी हुई है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये इतिहास के सबूत हैं। पर्यावरणीय इतिहास में हमें इनसे पता चलता है कि मानव ने पर्यावरण का यूज कैसे किया। अब आ जाता है पर्यावरणीय इतिहास में भौतिक संस्कृति की भूमिका। तो सबसे पहली भूमिका आपकी आ जाती है मानव पर्यावरण संबंधों की समझ। तो देखो भौतिक संस्कृति हमें बताती है कि लोग अपने पर्यावरण के अनुसार कैसे रहते थे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो रेगिस्तानी क्षेत्र थे, वहां पर मनुष्य ने बावड़ियां और कुएं बनाए ताकि वो जल संरक्षण कर सके फ्यूचर के लिए। और पहाड़ी क्षेत्रों में टेरेस फार्मिंग हुई, सीढ़ीदार खेती जो होती है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मनुष्य ने प्रकृति के अनुसार खुद को कैसे ढाला। दूसरी भूमिका आपकी आ जाती है
आजीविका और संसाधन उपयोग का अध्ययन। तो देखो पुराने कृषि उपकरण, हल, जाल, मछली पकड़ने के साधन देखकर जो इतिहासकार होते हैं वो समझते हैं कि लोग खेती करते थे या फिर शिकार करते थे, कौन से संसाधनों का उपयोग करते थे, अर्थव्यवस्था कैसी थी। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी क्षेत्र से इतिहासकारों को फिशिंग टूल्स ज्यादा मिलते हैं तो उससे क्या पता लगाते हैं, वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं, वो निष्कर्ष ये निकालते हैं कि वहां के लोग जल संसाधनों पर निर्भर थे। तीसरी भूमिका आ जाती है तकनीकी परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभाव। देखो जब तकनीकी बदलती है तो पर्यावरण भी बदलता है। एग्जाम्पल के लिए जब लोहे के औजार आए तो तब जंगल ज्यादा कटने लगे, जब मशीनें आई तो औद्योगिकरण बढ़ने लगा, जब फैक्ट्रीज बढ़ गई तो फिर पॉल्यूशन बढ़ने लग गया। तो इन परिवर्तनों को भौतिक संस्कृति के माध्यम से समझा जाता है। चौथी भूमिका आ जाती है नगर नियोजन और संरचनाएं। तो पुराने शहरों की सड़कों, जल निकासी प्रणाली और घरों को देखकर इतिहासकार समझते हैं कि लोग पर्यावरण को कितना समझते थे, उनका वाटर मैनेजमेंट कैसा था, जलवायु के अनुसार वो कंस्ट्रक्शन कैसे किया करते थे, किस प्रकार का किया करते थे। एग्जाम्पल के लिए जो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली थी वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड थी। इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सैनिटेशन और वाटर मैनेजमेंट को भली भांति समझते थे। लास्ट भूमिका आपकी आ जाती है संरक्षण और अनुकूलन के प्रयास। देखो भौतिक संस्कृति हमें ये बताती है कि पुराने लोग पर्यावरण को बचाने की कोशिश कैसे करते थे। एग्जाम्पल के लिए तालाब, बावड़ियां और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस थी। यानी कि पुराने समाज के जो लोग थे वो केवल संसाधनों का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि उनको संरक्षण भी करते थे, उनका संरक्षण भी ये किया करते थे। ये चीजें हमें इस बात का प्रमाण देती हैं। अब क्वेश्चन में मूल्यांकन भी पूछा गया था, तो आपको एक बैलेंस्ड आंसर देना होगा। तो इसमें कहा जा सकता है कि भौतिक संस्कृति पर्यावरणीय इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये डायरेक्ट एविडेंस देती है, सामान्य लोगों के जीवन की जानकारी देती है, पर्यावरण उपयोग का वास्तविक चित्र दिखाती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। हर चीज सुरक्षित नहीं बचती, क्या पता भाई टूट फूट जाए। ठीक है, केवल वस्तुएं देखकर पूरा इतिहास समझना काफी मुश्किल होता है, इसलिए लिखित स्रोतों और वैज्ञानिक प्रमाणों की भी जरूरत पड़ती है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो भौतिक संस्कृति पर्यावरणीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये हमें मानव, प्रकृति और तकनीक के बीच संबंधों को समझने में मदद करती है। इसके जरिए इतिहासकार अतीत के पर्यावरणीय परिवर्तनों और मानव जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरणीय इतिहास में प्रकृति और महिलाओं के संबंध की व्याख्या कीजिए। देखिए जो पर्यावरणीय इतिहास है ये हमें समझाने की कोशिश करता है कि मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध थे वो समय के साथ कैसे बदले। इसमें जो महिलाओं की भूमिका है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पारंपरिक समाज में महिलाएं थी उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के मैनेजमेंट में मुख्य भूमिका निभाई है। एग्जाम्पल के लिए वे पानी भरने जाती थीं, ईंधन लकड़ी लाना, ठीक है, ईंधन के लिए लकड़ी लाना, भोजन जुटाना, खेती करना, इन सब के कारण उनका प्रकृति के साथ एक बहुत गहरा प्रैक्टिकल संबंध बन गया। अब पहला पॉइंट आपका आ जाता है प्रकृति और महिलाओं का पारंपरिक संबंध। देखो ग्रामीण और आदिवासी समाजों में महिलाएं प्रकृति को बहुत करीब से समझती थी। उन्हें पता होता था कि कौन सा पेड़ औषधीय है, मतलब दवाई का काम करेगा, दवाई में हम इसको यूज कर सकते हैं, बारिश कब आएगी, कौन सी मिट्टी अच्छी है, पानी कहाँ मिलेगा। यानी महिलाएं केवल संसाधनों का उपयोग नहीं करती थी, बल्कि उन्हें संरक्षित भी करती थी। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे गांवों में महिलाएं जरूरत भर लकड़ी लाया करती थी,
वो पूरा का पूरा जंगल खत्म नहीं कर देती थी, क्योंकि उनको आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता होती थी। इसलिए उनका जो संबंध था, वो एक शोषण वाला संबंध नहीं था प्रकृति के साथ, बल्कि एक बैलेंस वाला संबंध था। अब सवाल ये आ जाता है कि ये संबंध कमजोर कैसे हुआ? तो औपनिवेशिक काल और आधुनिक विकास के कारण ये संबंध इनका कमजोर हुआ। अंग्रेजों ने जंगलों पर सरकारी कंट्रोल कर लिया, बड़े बांध बने, उद्योग आए, कमर्शियल फॉरेस्ट्री हुई। इससे महिलाओं की जंगल तक पहुंच कम हो गई। पानी और ईंधन के लिए ज्यादा दूर उनको जाना पड़ा। आजीविका भी इनकी प्रभावित हुई। एग्जाम्पल के लिए पहले गांव पास में होते थे जंगल के, ठीक है, लेकिन जब कटिंग हुई, जंगलों की जब कटाई हुई, तो महिलाओं को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ा। इससे उनका जीवन और ज्यादा कठिन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है पर्यावरणीय आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका। तो देखो, पर्यावरणीय आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रही। सबसे फेमस एग्जाम्पल है चिपको आंदोलन, जहां महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी ताकि पेड़ ना काटे जाएं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि महिलाएं प्रकृति की यूजर्स नहीं, बल्कि प्रोटेक्टर्स भी थीं। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, इको फेमिनिज्म। इस थ्योरी के अनुसार जिस तरह महिलाओं का शोषण हुआ है, उसी तरह प्रकृति का भी शोषण हुआ है। दोनों पर कंट्रोल और प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की गई है। इसलिए महिला मुक्ति और प्राकृतिक संरक्षण को आपस में जुड़ा हुआ माना गया है। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है मूल्यांकन। तो देखो, कहा जा सकता है कि महिलाओं का नेचर के साथ गहरा संबंध था। उन्होंने इसका संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पर्यावरणीय आंदोलनों में लीडरशिप भी दी उन्होंने। लेकिन सभी महिलाओं का जो एक्सपीरियंस था वो सेम नहीं था। जाति, वर्ग और क्षेत्र के अनुसार डिफरेंसेस भी थे। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो देखो, पर्यावरणीय इतिहास में महिलाओं और प्रकृति का संबंध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महिलाओं के एक्सपीरियंसेस हमें ये समझने में मदद करते हैं कि मानव और प्रकृति के बीच बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल किए बिना पर्यावरणीय इतिहास अधूरा माना जाता है। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूरा पर्यावरण के अध्ययन में ऐतिहासिक स्रोतों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सबसे पहली बात आ जाती है कि यह पूरा पर्यावरण है क्या? तो देखो, इसका मतलब होता है अतीत के प्राकृतिक पर्यावरण की स्टडी करना। अतीत के, पास्ट के जो प्राकृतिक पर्यावरण थे उनकी स्टडी करना। यानी पुराने समय में जलवायु कैसी थी, वनस्पति कैसी थी, नदियां कैसी थी, जानवर कौन से थे और पर्यावरण में क्या बदलाव हुए, इन सबको समझना क्या कहलाएगा? पूरा पर्यावरण। लेकिन देखो, केवल वैज्ञानिक डाटा काफी नहीं होता इसको स्टडी करने के लिए, क्योंकि साइंस हमें फिजिकल चेंजेस बताती है, जबकि ऐतिहासिक स्रोत हमें बताते हैं कि उन पर्यावरणीय चेंजेस का लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा। अब बात कर लेते हैं पूरा पर्यावरण की स्टडी में ऐतिहासिक स्रोतों की भूमिका के ऊपर, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आ जाता है प्राचीन साहित्य और धार्मिक ग्रंथ। वेद, पुराण, महाकाव्य आदि में नदियों, जंगलों, पशुओं और खेती का जिक्र मिलता है। इनसे इतिहासकारों को पता चलता है कि उस समय कौन सी नदियां महत्वपूर्ण थी, जंगल कितने बड़े थे, कृषि कैसी थी। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ग्रंथ में बार बार घने जंगलों का वर्णन मिलता है, तो इतिहासकार समझते हैं कि उस समय फॉरेस्ट कवर ज्यादा था। दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है अभिलेख और शिलालेख। देखो, राजकीय अभिलेखों में जल प्रबंधन, सिंचाई कार्य और भूमि उपयोग का जिक्र मिलता है। तो इससे पता चलता है कि लोग वाटर मैनेजमेंट कैसे करते थे। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी अभिलेख में बांध निर्माण का जिक्र हो, तो इतिहासकार समझते हैं कि उस क्षेत्र में जल संरक्षण इम्पोर्टेंट था। तीसरा पॉइंट आ जाता है यात्रा वृत्तांत और विदेशी विवरण।
देखो, जो विदेशी यात्री और व्यापारी थे, उन्होंने भारत के जंगलों, नदियों, पर्यावरण और फसलों के बारे में लिखा। इन यात्रा वृत्तांतों से इतिहासकारों को पुराने पर्यावरण की जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए जो चीनी यात्री हेनसांग थे, इन्होंने भारत के कई क्षेत्रों के प्राकृतिक वातावरण का जिक्र किया था। चौथा पॉइंट आ जाता है औपनिवेशिक काल के दस्तावेज। तो देखो, औपनिवेशिक काल में वन सर्वेक्षण, कृषि आंकड़े, मौसम रिपोर्ट, इन सब की क्या बनाए गए, डिटेल रिकॉर्ड्स बनाए गए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, क्योंकि इनसे हमें एग्जैक्ट डाटा मिलता है। एग्जाम्पल के लिए जो ब्रिटिश वन रिपोर्ट्स हैं, उनसे हमें पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितने जंगल काटे गए। पांचवा पॉइंट आ जाता है मानचित्र और चित्रात्मक स्रोत। तो पुराने मैप्स और पेंटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इनसे इतिहासकारों को पता चलता है नदी का पुराना मार्ग क्या था, कितने जंगल थे, सेटलमेंट कहाँ था। एग्जाम्पल के लिए अगर पुराने मैप में नदी दिखाई दे लेकिन आज नहीं है, तो इतिहासकार समझते हैं कि पर्यावरण या परिवर्तन हुआ है, जिस कारण से उस नदी का मार्ग चेंज हो गया है या फिर वो सूख चुकी है। अब आ जाता है ऐतिहासिक स्रोतों का महत्व। तो देखो, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है ऐतिहासिक स्रोत, क्योंकि ये हमें साइंटिफिक डाटा और मानव अनुभवों से जोड़ते हैं। पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामाजिक प्रभाव हमको बताते हैं। जलवायु परिवर्तन, अकाल, बाढ़ जैसी घटनाओं का हमें ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देते हैं। देखो, साइंस हमको बताती है कि अकाल पड़ा, ठीक है, लेकिन जो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं वो हमें बताते हैं अकाल की वजह से लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा। लेकिन देखिए, ऐतिहासिक स्रोतों की कुछ सीमाएं भी हैं, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कई स्रोत अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है, कुछ धार्मिक प्रतीकों पर आधारित होते हैं, कई जो रिकॉर्ड्स हैं वो पक्षपाती भी होते हैं। इसलिए जो इतिहासकार होते हैं वो केवल ऐतिहासिक स्रोतों पर डिपेंड नहीं करते, वे साइंटिफिक एविडेंस के साथ इन्हें कंबाइन करते हैं ताकि एग्जैक्ट इतिहास पता चल सके। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो पूरा पर्यावरण के अध्ययन में ऐतिहासिक स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें अतीत के पर्यावरण को समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट में समझने में मदद करते हैं। ऐतिहासिक और वैज्ञानिक स्रोतों को साथ में पढ़कर ही पर्यावरणीय इतिहास की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नदी तंत्र, डेल्टा और दोआब क्षेत्रों ने मानव बसावट को किस प्रकार प्रभावित किया? नदी तंत्र, डेल्टा और दोआब क्षेत्र मानव सभ्यता के विकास के प्रमुख केंद्र रहे हैं। ठीक है, देखिए, जितनी भी सभ्यता आज तक हुई हैं और जितने भी शहर बसे हैं, जो कि आप MHI 110 और 111 में पढ़ेंगे, तो उनमें से ज्यादातर सभी नदियों के किनारे ही हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप सिंधु सभ्यता को ही देख लो। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु जल तंत्र के किनारे थी। मेसोपोटामिया को ले लो, दजला फरात थी उधर। ठीक है, नदियों के किनारे ही हुई है, क्योंकि यहाँ पर काफी आसान हो जाता है सब कुछ। इन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई, परिवहन और प्राकृतिक संसाधन आसानी से मिल जाते थे। इसलिए यहाँ बड़ी आबादी और विकसित सभ्यताएं बसने लगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं नदी तंत्र की। तो नदियां मानव जीवन की बैकबोन मानी जाती है। कैसे मदद करती हैं ये मानव जीवन में? तो नदियां पीने का पानी प्रोवाइड कराती थी, सिंचाई का स्रोत थी, परिवहन का साधन थी, व्यापार मार्ग बनाती थी और कृषि में भी ये मदद करती थी। नदी घाटियों की जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती थी, इसलिए खेती वहां पर इजी होती थी और खाद्य उत्पादन जो होता था वो बढ़ जाता था। सिंधु, गंगा, नील और दजला फरात जैसी नदियों के किनारे बड़ी बड़ी सभ्यताएं विकसित हुई है। मैंने आपको एक
एग्जाम्पल दिया है। और देखो ये व्यापार वगैरह में भी मदद करती थी। नदियों के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते थे। इससे व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। यानी कि नदी केवल पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि सभ्यताओं की लाइफलाइन भी थी। अब बात करते हैं डेल्टा क्षेत्रों की। तो देखिए डेल्टा वो क्षेत्र होता है जहां नदी समुद्र में मिलने से पहले, ठीक है, देखो समुद्र में मिलने से पहले कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि नदी अपने साथ बहुत सारी गाद लेके आती है। कीचड़ आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, गाद लेकर आती है तो यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। एग्जाम्पल के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और नील डेल्टा में घनी आबादी और उन्नत कृषि विकसित हुई। अब ये आजीविका का भी साधन होती है। यहाँ लोग खेती, मछली पालन, समुद्री व्यापार जैसे कार्य करते थे, लेकिन यहाँ पर चुनौतियां भी थी। ठीक है, डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़, चक्रवात और जल भराव जैसी समस्याएं भी ज्यादा होती थी। यानी कि डेल्टा क्षेत्रों ने अपॉर्चुनिटीज भी दी और साथ में चैलेंजेस भी दिए। अब बात करते हैं दोआब क्षेत्रों की। तो देखो दोआब क्षेत्र क्या होता है, जो दो नदियां होती हैं उसके बीच में जो स्थित भूमि होती है। दो नदियां हैं और उसके बीच की जो भूमि है उसको क्या कहेंगे, दोआब। एग्जाम्पल के लिए जो गंगा यमुना दोआब है, ये दोआब का सबसे फेमस उदाहरण है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो देखो दोआब क्षेत्रों में पानी आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है, मिट्टी यहाँ की उपजाऊ होती है, सिंचाई आसानी से हो जाती है यहाँ पर। इसलिए ये जो क्षेत्र है ये कृषि के लिए बहुत सूटेबल क्षेत्र है। और ऐतिहासिक रूप से दोआब क्षेत्रों में बड़े शहर बसे, प्रशासनिक केंद्र बने, व्यापार विकसित हुआ। देखो जहां पर अच्छी खेती होगी ना, वहां पर जो जनसंख्या होती है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, और अर्थव्यवस्था भी वहां पर मजबूत होगी। अब बात कर लेते हैं इन तीनों क्षेत्रों के नकारात्मक प्रभाव और यहाँ पर आने वाले चैलेंजेस के बारे में। देखो यहाँ पर इन क्षेत्रों में परेशानी ये होती है कि बाढ़ आ जाती है यहाँ पे, भूमि क्षरण हो जाता है, जल भराव हो जाता है और रोग और कीट यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। कई बार नदी के मार्ग बदलने से सेटलमेंट्स भी प्रभावित हो जाती थी। एग्जाम्पल के लिए बार बार जो बाढ़ें आती थी वो लोगों के जीवन और खेती दोनों को नुकसान पहुंचाती थी। तो इन क्षेत्रों में मानव को प्रकृति के साथ लगातार एडजस्टमेंट करना पड़ा। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। नदी तंत्र, डेल्टा और दोआब क्षेत्रों ने मानव बसावट को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। इन क्षेत्रों ने कृषि, व्यापार और सभ्यता के विकास को संभव बनाया। पर्यावरणीय इतिहास में इनका अध्ययन मानव और प्रकृति के गहरे संबंधों को समझने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए सेशन अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमएचआई के ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस आपको यहीं पर मिलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। जंगल और भोजन संग्राहक समाजों के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। अब बात आ जाती कि ये भोजन संग्राहक क्या है। तो देखिए भोजन संग्राहक मतलब, भोजन माने खाना, संग्राहक माने कलेक्ट करने वाला। तो खाने को कलेक्ट करने वाला। अब ये खाने को कलेक्ट कौन किया करते थे, आदि मानव। ठीक है, तो जंगल और आदि मानव समाजों के बीच जो संबंध था उसके बारे में हमें इस पूरे क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए भोजन संग्राहक समाज मानव इतिहास के सबसे प्राचीन समाजों में से था। ठीक है, सबसे प्राचीन समाज ये है आदि मानव का समाज। भोजन संग्राहक भी इसको कहा जाता है, शिकारी संग्राहक भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे वर्ड से इनको कहा जाता है और आदि मानव भी कह सकते हैं। बट क्वेश्चन में जो वर्ड दिया है आप उसी वर्ड को आंसर में यूज करिएगा। ठीक है, अभी इसमें भोजन संग्राहक लिखा हुआ है तो हम इसी वर्ड को पकड़ के अभी चलते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, देखिए उनकी जीवन शैली मुख्य रूप से जंगलों, नदियों और प्राकृतिक संसाधनों पर
आधारित थी, ठीक है? उनका जो पूरा जीवन था प्रकृति के ऊपर ही आधारित था। जंगलों से उन्होंने फल-फूल तोड़ लिए, कंद-मूल फल खा लिया, ये सारी चीज़ें करके ही वो अपना जीवन यापन करते थे। नदियों से पानी पी लिया, ठीक है? शिकार कर लिया, मतलब पूरी तरीके से उनका जीवन प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर ही निर्भर करता था। वे भोजन, ईंधन, औषधि यानी कि दवाइयाँ, आश्रय और उपकरणों के लिए जंगलों पर ही निर्भर रहते थे पूरी तरीके से, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आपका आ जाता है जंगल पर निर्भरता और आजीविका। देखिए भोजन संग्राहक समाजों का जीवन ना पूरी तरीके से जंगलों के ऊपर ही डिपेंड करता था, जंगलों से ही जुड़ा था। उन्हें जंगल से क्या-क्या मिलता था? देखिए फल और कंदमूल, शहद, जड़ी-बूटियाँ, लकड़ी, पशुओं का शिकार वो किया करते थे ना जंगल में जाके और आश्रय की सामग्री, ठीक है? देखो जंगल उनके लिए ना सुपरमार्केट की तरह थे, जहाँ जीवन की लगभग सारी ज़रूरत पूरी होती है। अभी जैसे हमको घर का राशन लाना होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? सुपरमार्केट में जाते हैं, उधर से हम ले लेते हैं भैया, ठीक है? तो इनके लिए जंगल एक सुपरमार्केट की तरह था और इन समाजों को ना जंगल और प्रकृति का गहरा ज्ञान हुआ करता था। उन्हें पता होता था कि कौन-सा पौधा औषधीय है, मतलब कि एज़ अ दवाई ये काम करेगा और कौन-सा फल सुरक्षित है, कि भाई जहरीला वगैरह तो नहीं है, कहीं इसे खा के हम ही ना निपट लें और कौन-सा मौसम शिकार के लिए सही है। और ये जो इनकी नॉलेज थी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हुआ करती थी। जैसे पिता ने अपने बेटे को दिया, फिर बेटे ने अपने बेटे को, फिर उसने अपने बेटे को, ऐसे करके ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हुआ करती थी। फिर आ जाता है इसमें दूसरा पॉइंट प्रकृति के साथ संतुलन। तो देखिए जो भोजन संग्राहक समाज था, इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इनकी टिकाऊ जीवन शैली। कैसे? क्योंकि ना ये केवल ज़रूरत के अनुसार ही संसाधनों का यूज़ करते थे। अंधाधुंध जंगलों का शोषण नहीं करते थे ये। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर देखो किसी क्षेत्र में फल कम हो जाते थे या संसाधन कम हो जाते थे, तो वो कुछ टाइम के लिए किसी दूसरी जगह चले जाते थे ताकि प्रकृति फिर से रीजनरेट हो सके। घुमंतु समाज था ना आदिमानव समाज, ठीक है? यानी इनका जो रिलेशनशिप था प्रकृति के साथ, वो शोषण वाला नहीं था, बल्कि सह-अस्तित्व वाला था। जंगल उनके लिए केवल संसाधन नहीं थे, बल्कि जीवित और एक पवित्र इकाई थे। फिर तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध। देखिए जो जंगल था ना, ये भोजन संग्राहक समाजों की संस्कृति और इनके विश्वासों का भी हिस्सा था। ठीक है? जैसे कि ये पेड़ों की पूजा करते थे, पशुओं को पवित्र मानते थे, जंगलों से जुड़ी हुई इनकी लोक कथाएँ थी, प्रकृति पर आधारित इनके त्योहार थे और जो कई सारे समुदाय थे, वे अपने पूर्वजों और देवताओं को जंगल से जोड़ते थे। यानी जंगल उनका आर्थिक जीवन ही नहीं था, इसके साथ-साथ वो उनकी सांस्कृतिक आइडेंटिटी का आधार भी था। ठीक है? देखो जैसे कांतारा में था ना, आप बिल्कुल वैसे ही इसको समझ सकते हैं। तो अब सवाल ये आ जाता है कि इनका ये संबंध कमज़ोर कैसे हुआ? ठीक है? तो देखो औपनिवेशिक काल में जंगलों पर सरकार का कंट्रोल बढ़ गया और इन्होंने वन कानून बनाए और जो कई सारे भोजन संग्राहक समुदाय थे, उनके जो पारंपरिक अधिकार थे, उनको सीमित कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया। किनके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। और जो आधुनिक प्रोजेक्ट थे, जैसे कि खनन, माइनिंग और बाँध बनाना, उद्योग लगाना, वनों की कटाई करवाना, इन सारी चीज़ों से क्या हुआ? जंगल कम हो गए और इन समाजों की जो आजीविका थी, ये इनकी सारी चीज़ें जंगलों के ऊपर ही डिपेंड करती थी ना, खाना-पीना, रहना-सहना सब कुछ इनका जंगलों पर डिपेंड करता था। तो ये सब इनकी पूरी लाइवलीहुड इनकी प्रभावित हुई, ठीक है? और इसका परिणाम ये निकला जो कई सारी समुदाय थे, उनको माइग्रेशन और गरीबी का सामना करना पड़ा। फिर आ जाता है इसका लास्ट पॉइंट मूल्यांकन। देखिए जो जंगल और भोजन संग्राहक समाज थे, इनका जो संबंध था, वो सह-अस्तित्व और पारस्परिक निर्भरता पर आधारित था। ठीक है? और जो इनका लाइफ़स्टाइल था, वो पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ भी था। लेकिन जो बाहरी हस्तक्षेप हुए और जो आधुनिक विकास हुआ, इसने इस बैलेंस को कमज़ोर कर दिया। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष।
तो जंगल और भोजन संग्राहक समाजों के बीच संबंध केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय भी थे। पर्यावरणीय इतिहास में इन संबंधों का अध्ययन हमें मानव और प्रकृति के संतुलित संबंधों को समझने में मदद करता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। शुष्क एवं अर्ध शुष्क पर्यावरण या फिर रेगिस्तानी एवं घास के मैदानों में खानाबदोश राज्यों के विकास के पैटर्न का विश्लेषण कीजिए। काफी ये अजीब सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा अभी। देखिए, पहले आप खानाबदोश राज्य समझिए। देखो, खानाबदोश राज्य ऐसे मतलब ऐसे लोगों का या ऐसे समुदाय का राज्य होता है जो पहले खानाबदोश थे। ठीक है। खानाबदोश क्या होता है? खानाबदोश उन लोगों या फिर समुदायों को कहा जाता है जो पानी और चारे के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। उनका एक स्थायी निवास नहीं होता। जैसे अब हम एक स्थायी जगह पे रहते हैं ना, हमारा घर है, हमारा ये परमानेंट एड्रेस है। तो इनका ऐसा कोई घर नहीं होता, ये पानी और चारे की तलाश में घूमते रहते हैं। तो इन्होंने खानाबदोश समुदाय ने या खानाबदोश लोगों ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया, कैसे विकसित किया, उसको उस पूरे प्रोसेस को हमें बताना है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरीके से मैंने ऑब्लिक लगा के लिखा हुआ है। ये मैंने ऑब्लिक लगा के इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दोनों में से कोई से भी वर्ड आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है। फिर बाद में आप शिकायत करते हो कि ये वाला वर्ड तो था नहीं। तो इसलिए मैंने दोनों ही वर्ड लिख दिए। या तो देखो आपके पेपर में आएगा शुष्क एवं अर्धशुष्क लिखा हुआ, या फिर ये आएगा लिखा हुआ रेगिस्तानी एवं घास के मैदान। तो दोनों में से कोई सा भी लिखा आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। खानाबदोश राज्य लिखा है, उसके विकास का पैटर्न लिखा है, तो आपको यही वाला आंसर लिखना होगा। ठीक है। खानाबदोश मैंने आपको समझा ही दिया क्या होता है। अब देखो ये आगे। तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, खेती लिमिटेड होती है काफी, और संसाधनों की भी उधर कमी रहती है। तो इस कारण से वहां के जो समाज होते हैं वो मुख्य रूप से पशुपालन या फिर गतिशीलता पर आधारित होते हैं। ठीक है। वर्षा भी कम हो रही है, खेती भी कम हो रही है, संसाधनों की भी कमी है। तो इसलिए यहाँ के जो समाज होते हैं ये किस पर डिपेंड रहते हैं? पशुपालन पर। और अपने पशुओं के लिए और अपने लिए संसाधनों की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। इनका जीवन कैसा रहता है? गतिशील रहता है। घास के मैदान और चारागाह उनके जीवन का आधार थे। तो इन शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों की जो पर्यावरणीय कंडीशंस थी, इन्होंने सीधे इनकी लाइफस्टाइल को प्रभावित किया। अब ये क्यों घूमते रहते थे? क्योंकि देखो, पानी स्थायी रूप से अवेलेबल नहीं था, चारागाह बदलते रहते थे। अब ये एक जगह अपने पशुओं को चराएंगे तो एक टाइम पे वो चारा खत्म ही हो जाएगा। ठीक है। लिमिटेड चारा होता है तो इनको जाना पड़ेगा फिर दूसरी जगह। पशुओं के लिए भोजन की जरूरत होती थी। तो इन 3 कारणों से ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। और ये खास तौर पर ऊंट, घोड़े, भेड़ और बकरियों को पाला करते थे। ठीक है। और इन पशुओं पर ही भोजन, परिवहन, व्यापार और इनकी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती थी। यानी पर्यावरण ने उन्हें गतिशील लाइफस्टाइल, घुमक्कड़ लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मजबूर किया। अब सवाल ये आ जाता है कि अगर ये लोग लगातार घूमते रहते थे तो ये राज्य फिर बने कैसे? ठीक है। देखो, शुरुआत में तो खानाबदोश जो राज्य थे इनकी लीडरशिप सरदार किया करता था। ठीक है। फिर धीरे धीरे संसाधनों पर कंट्रोल कर लिया, और फिर जो इनकी सैन्य पावर थी उन चीजों के कारण, अपनी जो स्किल के कारण ये क्या बन गई? धीरे धीरे संगठित राजनीतिक इकाइयां बन गई ये। ओके। और जो इनकी सबसे बड़ी ताकत थी वो थी इनकी घुड़सवार सेना। खानाबदोश राज्यों की सबसे बड़ी ताकत थी इनकी घुड़सवार सेना। ये काफी ज्यादा फुर्तीली हुआ करती थी। और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है? मंगोल साम्राज्य। ये इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। और जो ये देखो इनकी गतिशीलता थी, जो ये इनका घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी, यही धीरे धीरे इनकी क्या बन गई? ये धीरे धीरे बन गई इनकी सैन्य ताकत।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आर्थिक आधार और पड़ोसी समाजों से संबंध। तो देखो इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन, व्यापार और कभी-कभी लूटमार पर आधारित थी। ठीक है, कभी-कभी ये लूटमार भी कर लिया करते थे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और जो स्थायी कृषि समुदाय थे, समाज थे, उनके साथ ये ऊन, चमड़ा, पशु उत्पाद का व्यापार करते थे कि तुम हमारा भाई ये सामान ले लो और तुम इसके बदले में हमको गेहूँ चावल दे दो, तो इससे इनकी भी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी और कृषि को जो चाहिए होता था, वो मिल जाया करता था। लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कई बार संघर्ष भी होते थे, ठीक है? यानी कि खानाबदोश और स्थायी समाजों के बीच का जो संबंध था, वो कॉपरेशन और संघर्ष दोनों पर आधारित था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रशासन और सैन्य संगठन। तो देखो खानाबदोश राज्यों का जो प्रशासन था, वो पारंपरिक राजवंशों से काफी अलग था। इनकी सेना बहुत फास्ट और फ्लेक्सिबल होती थी और जो इनकी घुड़सवार सेना थी, इसके कारण ये तेजी से अटैक कर पाते थे और मूवमेंट कर लेते थे जल्दी से, ठीक है? फटाफट से अटैक किया और उधर से निकल लिए, कल्टी मार ली और इसका परिणाम ये निकला कि खानाबदोश राज्य धीरे-धीरे करके एक बड़े साम्राज्य स्थापित कर पाए, जैसे कि चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन इन राज्यों को कई सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। तो प्रॉब्लम ये आती थी इनको, पानी की कमी रहती थी, चारागाहों की कमी रहती थी, जलवायु परिवर्तित हो जाती थी और इनके आंतरिक संघर्ष भी हुआ करते थे और कई बार पर्यावरणीय दबाव के कारण इन्हें माइग्रेट भी करना पड़ता था और युद्ध भी बढ़ जाया करते थे। यानी पर्यावरण केवल इनकी ताकत नहीं था, बल्कि चुनौती भी था। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खानाबदोश राज्यों का विकास कैसे हुआ? पर्यावरणीय कंडीशंस की वजह से, संसाधन उपलब्धता की वजह से और गतिशीलता पर आधारित था इनका विकास। ठीक है? और पर्यावरणीय इतिहास में इनका अध्ययन हमें ये समझाता है, ये समझाने में हमारी हेल्प करता है कि पर्यावरण मानव की राजनीति और सामाजिक स्ट्रक्चर को कैसे प्रभावित करता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में मानव पर्यावरण अंतःक्रिया का अध्ययन कीजिए कि भाई जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र हैं, इनमें मानव का पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बैठता है, कैसा मानव का जीवन रहता है, कैसे सब कुछ वो करते हैं। तो ये सब चीजें हमें इसमें बतानी है। देखिए पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र प्राकृतिक रूप से कठिन माने जाते हैं। यहाँ पर तेज ढलान होती है, मौसम यहाँ का ठंडा रहता है, ठंडी जलवायु होती है और जो कृषि भूमि होती है वो भी काफी लिमिटेड रूप में ही अवेलेबल होती है और कठिन परिवहन व्यवस्था इधर होती है। अब व्हीकल्स की खाई में गिर जाने की खबर हम लोग कितनी ज्यादा सुनते हैं, है ना? तो इन परिस्थितियों में लोगों ने विशेष जीवन शैली, संसाधन मैनेजमेंट और आर्थिक गतिविधियां विकसित की अपने प्राकृतिक कंडीशन के अनुसार। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करना आसान नहीं होता क्योंकि जमीन जो होती है ढलान वाली होती है। इसलिए लोगों ने क्या किया, सीढ़ीदार खेती यानी कि टेरेस फार्मिंग विकसित की। ठीक है, पहाड़ों को ये एक तरीके से जीने नहीं होते, आपके पैड़ियां होती है, पैड़ी टाइप करके फिर उसके ऊपर ये खेती करते हैं। दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि जीना हो। ठीक है, अब देखो इसकी जरूरत क्या पड़ी टेरेस फार्मिंग की, तो इससे मिट्टी का कटाव कम होता है और पानी नियंत्रित रहता है, कंट्रोल रहता है पानी पर यहाँ पर, और खेती संभव इधर हो पाई इसी टेरेस फार्मिंग की वजह से। और यहाँ पर स्थानीय फसलें जैसे कि जौ, बाजरा, आलू, दालें, ये सब इधर उगाई जाती थी। यानी कि पर्यावरण के अनुसार कृषि सिस्टम को अडेप्ट किया गया। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है वन और संसाधनों का उपयोग। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में ना लोग जंगलों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। जंगल से इन्हें क्या क्या मिलता है, लकड़ी, ईंधन, चारा,
फल, औषधीय पौधे। और स्थानीय जो समुदाय होते हैं यहाँ के, इनको जंगलों और जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी की बहुत गहरी नॉलेज इनको होती थी। और जो इनका संबंध होता था प्रकृति के साथ, ठीक है, वो कैसा होता था? शोषण वाला नहीं होता था, बल्कि संरक्षण वाला हुआ करता था। ये संसाधनों को लिमिटेड रूप में यूज करते थे और बैलेंस्ड रूप में यूज करते थे, ताकि जो जंगल हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है पशुपालन और मौसमी प्रवास। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में ना पशुपालन भी एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी। लोग अपने पशुओं के साथ मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मौसमी प्रवास, सीजनल माइग्रेशन। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि गर्मी में तो ये ऊंचे चारागाहों पर चले जाते थे और सर्दियों में नीचे वाले चारागाहों का यूज करते थे। तो इससे चारागाहों का जो यूज होता था वो बैलेंस्ड वे में हो जाता था। ठीक है, इससे चारागाह पूरी तरीके से खत्म नहीं होते थे। फिर चौथा पॉइंट आ जाता है आवास और सामाजिक संगठन। देखिए, पहाड़ों में घर भी पर्यावरण के अनुसार बनाए जाते थे। ठीक है, घर पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते थे, ताकि वो उन्हें ठंड, बारिश और बर्फबारी से सुरक्षा दे सके। और कठिन परिस्थितियों के कारण सामुदायिक कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट इधर हो जाता था। यानी कि सर्वाइवल के लिए सामूहिक श्रम बहुत ज्यादा जरूरी था। तो अब सवाल ये आ जाता है कि ये पारंपरिक बैलेंस जो था इनका, वो बिगड़ा कैसे, वो कमजोर कैसे हुआ? तो औपनिवेशिक वन नीतियों ने जो यहाँ के लोकल समुदाय थे, उनके जो पारंपरिक अधिकार थे वो क्या कर दिए? लिमिटेड कर दिए। रोड कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, माइनिंग और बांधों के कारण जो पर्यावरण का बैलेंस था वो बिगड़ गया। इससे क्या हुआ? भूस्खलन होने लगा, लैंडस्लाइड, वो जो पहाड़ का एक हिस्सा खिसक जाता है ना, वो होने लगा। और जो यहाँ की जैव विविधता थी, बायोडायवर्सिटी थी, उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। और आज जो जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट है वो पर्वतीय क्षेत्र में और ज्यादा दिखाई देता है। फिर आ जाता है इसका लास्ट पॉइंट, मूल्यांकन। तो देखिए, पर्वतीय समाजों ने पर्यावरण के अनुसार अडेप्टिव लाइफस्टाइल विकसित किया। ठीक है, और जो इनके पारंपरिक रिवाज थे वो काफी ज्यादा टिकाऊ थे। ठीक है, लेकिन आधुनिक विकास ने और एक्सटर्नल दबाव ने जो यहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस था उसको बिगाड़ कर रख दिया, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में मानव पर्यावरण संबंध अडेप्टेशन, कॉपरेशन और टिकाऊ संसाधन यूज पर आधारित थे। पर्यावरणीय इतिहास में इन अंतः क्रियाओं का अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों में मानव समाज कैसे जीवन विकसित करता है, कैसे वो जीवन जीता है, कैसे प्रकृति के साथ खुद को ढालता है, कैसे सब कुछ उधर मैनेज करता है, हमें ये सब सीखने को मिलता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। तटीय क्षेत्रों और द्वीपीय भूभागों की पर्यावरणीय विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो देखो, तटीय क्षेत्र कौन से हो गए? जो समुद्र के तट वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, द्वीपीय भूभाग कौन से हो गए? ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो ये क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहां भूमि और समुद्र का सीधा कांटेक्ट होता है। ये क्षेत्र जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों, समुद्री इकोसिस्टम और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो सबसे पहली विशेषता आ जाती है जलवायु और भौगोलिक विशेषताएं। देखिए, तटीय क्षेत्रों में जो जलवायु होती है वो जनरली आर्द्र, नम और समशीतोष्ण होती है। समशीतोष्ण का मतलब क्या होता है? ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा सर्दी। समुद्र के प्रभाव के कारण जो यहाँ का टेम्परेचर होता है उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इधर नहीं होता है। लेकिन इन क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती है। अब बात आ जाती है द्वीपीय क्षेत्रों की। देखिए, जो द्वीपीय क्षेत्र होता है ये चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है, इसलिए यहाँ पर समुद्र का जो प्रभाव होता है वो काफी ज्यादा
होता है और यहाँ पर समुद्र तट, खाड़ी, मुहाने, लैगून और प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। यानी समुद्र इन क्षेत्रों पर पूरी ज्योग्राफी और जलवायु को शेप करता है। फिर दूसरी विशेषता आ जाती है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र। तो तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में जो बायोडायवर्सिटी होती है वो काफी ज्यादा रिच होती है। यहाँ के इकोसिस्टम में मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्तियां, समुद्री घास के मैदान और दलदली भूमि होती है। और जो ये इकोसिस्टम्स होता है ये मछलियों, पक्षियों और कई सारे जो समुद्री जीव होते हैं उनको ये आश्रय मतलब शेल्टर प्रदान करते हैं। और जो मैंग्रोव वन होते हैं ये तटीय कटाव को रोकते हैं और चक्रवातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी इकोसिस्टम्स केवल प्रकृति के लिए नहीं बल्कि मानव सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। फिर तीसरी विशेषता आ जाती है प्राकृतिक संसाधन और आजीविका। देखिए इन क्षेत्रों के लोग मुख्य रूप से समुद्री संसाधनों पर डिपेंड करते हैं और यहाँ पर मेन एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? मछली पकड़ना, समुद्री व्यापार, जहाज रानी, नमक उत्पादन और पर्यटन, टूरिज्म यानी कि। ठीक है, तो ये यहाँ की जो यहाँ की अर्थव्यवस्था होती है वो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। और जो उपजाऊ तटीय मैदान होते हैं वहां पर नारियल, धान, मसालों की खेती भी की जाती है। यानी समुद्र यहाँ अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन जाता है। लेकिन देखिए ये जो तटीय क्षेत्र होते हैं ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। यहाँ पर सुनामी, चक्रवात, बाढ़, समुद्री कटाव और जल स्तर में वृद्धि जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और जलवायु परिवर्तन के कारण जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ रहा है जिससे जो तटीय सेटलमेंट्स हैं वो खतरे में आ रहे हैं। ठीक है, और प्रवाल भित्तियों और बायोडायवर्सिटी को बुरा प्रभाव पहुंच रहा है। अब सवाल ये आ जाता है कि ये पर्यावरणीय प्रॉब्लम्स बढ़ क्यों रही हैं? देखिए ये बढ़ रही हैं मानव गतिविधियों की वजह से, मानव हस्तक्षेप की वजह से। कैसे? शहरीकरण हो रहा है, बंदरगाहों का विकास हो रहा है, उद्योग लग रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो इन सारी गतिविधियों के कारण जो मैंग्रोव वन है वो कट रहे हैं, प्रवाल भित्तियां डैमेज हो रही हैं और समुद्री प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यानी कि अनकंट्रोल्ड विकास से जो पर्यावरणीय बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो ये तटीय और द्वीपीय क्षेत्र पर्यावरण की एक बहुत यूनिक विशेषताओं वाले क्षेत्र हैं। इनका अध्ययन पर्यावरणीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मानव, समुद्र और प्रकृति के जटिल संबंधों को समझने में हमारी मदद करता है। इन क्षेत्रों का संरक्षण और सतत विकास पर विशेष ध्यान देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 और इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन। पशु शक्ति और सत्ता के प्रतीक के रूप में पशुओं की ऐतिहासिक भूमिका को स्पष्ट कीजिए कि पशु धीरे धीरे शक्ति और सत्ता का सिंबल कैसे कैसे बने। इसकी हमें पूरी ऐतिहासिक भूमिका बतानी है। तो देखिए मानव इतिहास में पशुओं का उपयोग कृषि, परिवहन, युद्ध और आजीविका के लिए किया जाता था। ठीक है, किस किस चीज के लिए किया जा रहा है? पहले कृषि, परिवहन, युद्ध और आजीविका के लिए। लेकिन समय के साथ साथ पशु सत्ता, शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा के सिंबल बन गए। ठीक है, कि भाई जिसके पास जितने ज्यादा पशु हैं वो उतना ही बड़ा सोकार है। अगर किसी ने शेर का शिकार कर दिया तो वो बहुत बड़ा शूरवीर है। ऐसे करके आप सुनते हैं ना राजा महाराजा की, कि उन राजा ने तो भाई शेर का शिकार कर दिया था, वो भी एक ही मुक्के में। है ना? तो ऐसी करके कहानियां आप सुनते हैं जो धीरे धीरे शक्ति का, सत्ता का और सामाजिक स्टेटस का सिंबल बन गए। और विभिन्न सभ्यताओं में शासकों ने पशुओं को राजनीतिक और धार्मिक प्रतीकों के रूप में अपनाया। जैसे कि हम सनातनियों के लिए गाय हमारी माता है, वो हमारे लिए पूजनीय है। इसी प्रकार से तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है सैन्य शक्ति और पशु।
देखिए इतिहास में ना युद्धों में पशुओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। घोड़े प्राचीन और मध्यकालीन युद्धों में सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। क्यों इम्पोर्टेंट थे? देखिए जो घुड़सवार सेनाएं थीं, वो तेजी से मूवमेंट कर सकती थी, अचानक से हमला करके धप्पा कर सकती थी, बड़े क्षेत्रों पर कंट्रोल स्थापित कर सकती थी। इसलिए जो पावरफुल राजवंश थे, उनके पास एक मजबूत घुड़सवार सेना हुआ करती थी। और हाथियों की भी बड़ी भूमिका थी। भारत और कई एशियाई क्षेत्रों में हाथियों का उपयोग युद्ध में किया जाता था। ठीक है। और हाथी केवल युद्ध का साधन नहीं थे, बल्कि शाही पावर और प्रेस्टीज का सिंबल भी ये माने जाते थे। एग्जाम्पल के लिए मुगल और प्राचीन भारतीय रूलर्स हाथियों को शक्ति और वैभव का प्रतीक मानते थे। देखिए जब जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा की जैसे विजय यात्रा निकलती थी या फिर कोई शाही यात्रा निकला करती थी, तो हाथियों पर बैठकर निकलती थी। क्यों? क्योंकि देखो वो एक स्टेटस सिंबल था, एक रॉयल पावर का वो सिंबल था, इसलिए निकला करती थी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राजनीतिक सत्ता और प्रतीक। तो देखो ये जो पशु थे, ये प्रतीक बने ही क्यों राजनीतिक सत्ता के? तो ये ऐसे बने, राजाओं ने, शासकों ने अपने झंडों, मुहरों, सिक्कों और राज चिन्हों में पशुओं का उपयोग किया। एग्जाम्पल के लिए शेर क्या था? वीरता और शक्ति का प्रतीक था। गरुड़ प्रभुत्व का प्रतीक था, इन्फ्लुएंस का। बैल स्थिरता और शक्ति का प्रतीक था। और जो घोड़ा था, वो युद्ध क्षमता का प्रतीक था। शिकार करना भी सत्ता प्रदर्शन का माध्यम माना जाता था कि भाई फला फला राजा ने ना एक ही मुक्के में चीते को गिरा दिया था। तो ये क्या बन गया? सत्ता प्रदर्शन का माध्यम बन गया धीरे धीरे शिकार करना भी। यानी कि पशु शासकों की जो पॉलिटिकल इमेज होती थी, उसको मजबूत बनाने का जरिया बन गए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ। देखिए पशुओं का ना धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा था। जैसे कि गाय माता पवित्रता का प्रतीक मानी जाती हैं, नंदी बैल भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है। और जो गरुड़ है वो भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन है। हाथी गणेश जी का प्रतीक है। और जो कई सभ्यताएं थी, उन्होंने पशुओं को डिवाइन पावर से भी जोड़ा। यानी कि पशुओं ने आध्यात्मिक शक्ति को भी रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आर्थिक संपदा और सामाजिक प्रतिष्ठा। देखिए जो पशु थे, ये संपदा और सामाजिक स्टेटस का भी प्रतीक थे। ऊंट, घोड़े, गाय और भैंसों की संख्या किसी व्यक्ति या समुदाय की आर्थिक स्थिति को दिखाती थी कि हाँ भाई फला फला व्यक्ति पर ज्यादा संख्या में पशु हैं तो वो ज्यादा अमीर है, ऐसे करके। एग्जाम्पल के लिए खानाबदोश समाजों में अधिक पशु होना अधिक शक्ति और प्रतिष्ठा का संकेत माना जाता था। उनके पास ज्यादा पशु थे ना खानाबदोश समाज पे, तो उनके पास मतलब कि ज्यादा शक्ति थी, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा था। पशु शक्ति का सिंबल बन गए थे। और देखिए कई समाजों में पशु दहेज, उपहार और संपत्ति के रूप में भी दिए जाते थे। जैसे कि देखिए हमारे दादा नाना के टाइम पर दहेज में गाय और भैंस दी जाती थी। इसी प्रकार से लास्ट पॉइंट आ जाता है औपनिवेशिक और आधुनिक संदर्भ। देखिए औपनिवेशिक काल में भी पशुओं का यूज जारी रहा। किस किस चीज में यूज करते थे? सेना, परिवहन और कृषि कार्यों में। और आज भी कई देशों के जो नेशनल सिंबल्स हैं, स्पोर्ट्स टीम्स हैं और जो पॉलिटिकल सिंबल्स हैं, उनमें पशुओं का यूज होता है आज के समय में भी। यानी कि जो पशुओं का सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है, वो आज भी समाप्त नहीं हुई है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। मानव इतिहास में पशुओं की भूमिका केवल आर्थिक संसाधन तक लिमिटेड नहीं रही। वे शक्ति, सत्ता, सामाजिक प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस और धार्मिक विश्वासों के महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए। पर्यावरणीय इतिहास में इनका अध्ययन मानव और पशुओं के जटिल संबंधों को समझने में मदद करता है। तो यहाँ पर MHI 108 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आधे क्वेश्चंस भी आपके हो चुके हैं। बाकी के आधे क्वेश्चंस हम
पार्ट 2 में करेंगे और वहाँ पर आपका MHI 108 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। बट फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और पार्ट 2 के लिए वरदान IHS को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।